Hello students, we have discussed complex number, modulus of complex number, argument of complex number, conjugate of complex number. Now we are going to discuss the polar form of complex number, Euler form of complex number, concept of rotation. Okay. So polar form of complex number. पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई z इक्वल टू लिखा हुआ है, z इक्वल टू, इसको एक्सप्रेस करते हैं z का मॉडुलस इनटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, वेयर थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. किसी भी z को मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस i sin थीटा लिखेंगे तो ये होता है पोलर फॉर्म. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, इफ z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i, इफ z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i, मॉड z इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 3, 4 रूट अंडर 4 2, एंड आर्गुमेंट ऑफ z का आर्गुमेंट हो जाएगा रूट 3 बाई 1 60 डिग्री, पाई बाई 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पाई बाई 3 ही रहेगा, पाई बाई 3. सो z इक्वल टू पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं z का मॉडुलस मीन्स 2 cos थीटा मीन्स cos पाई बाई 3 प्लस i sin पाई बाई 3. ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म. ओके, नेक्स्ट यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में e टू द पावर i थीटा को cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखा जाता है, वेयर थीटा इज द आर्गुमेंट, तो e टू द पावर i थीटा को cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखते हैं. तो अगर इस पोलर फॉर्म को भी यहाँ पे जहाँ cos थीटा प्लस i sin थीटा वहाँ लिख देंगे e टू द पावर थीटा, तो किसी भी z को z का मॉडुलस इनटू e टू द पावर i थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि z इक्वल टू मॉड z इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, और cos थीटा प्लस i sin थीटा हम लिख दे रहे हैं e टू द पावर i थीटा. ये हो गया यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना है. जैसे अगर z इक्वल टू x प्लस आई वाई है एंड फाइंड करना है लॉग z, तो z को लिख सकते हैं ना, z को लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z इंटू e टू द पावर i थीटा. z को लिखेंगे मॉडुलस ऑफ z इंटू e टू द पावर i थीटा. ये अब यहाँ से लिख सकते हैं log मॉडुलस ऑफ z प्लस log e टू द पावर i थीटा, इतना लिख सकते हैं. अब यहाँ पे e टू द पावर i थीटा इंटू में आ जाएगा log मॉडुलस ऑफ z प्लस i थीटा, मीन्स log मॉडुलस ऑफ z प्लस i इंटू एंड थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ z, तो logarithm of any complex number z is equal to logarithm of modulus of the complex number plus I times argument of the complex number. Yeah. Questions. Write in polar form.
पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है -3√2 + 3√2i। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर z इक्वल टू ये है तो मॉडुलस ऑफ z, पहले मॉडुलस ऑफ z फाइंड कर लेते हैं। √3√2 का स्क्वायर 18 + 18 36, √36 6, ये इसका मॉडुलस। एंड आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करना है। आर्गुमेंट ऑफ z में y/x दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा π/4, तो एक्यूट एंगल तो आ जाएगा π/4, लेकिन ये इसका रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजरी पार्ट पॉजिटिव है, मींस सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है θ = π/4 है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस θ होता है, तो पाई माइनस θ, तो पाई माइनस π/4, तो 3π/4, ये उसका आर्गुमेंट हो गया। तो इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा z = 6 cos 3π/4 + i sin 3π/4, ये उसका हो गया पोलर फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन है 1 - i। 1 - i को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1 - i z इक्वल टू, अगर ये लिखा हुआ है तो mod z इक्वल टू हो जाएगा √1 + 1, तो √2 हो जाएगा। और इसका आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा, रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजरी पार्ट नेगेटिव है, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों 1 1 है, तो π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट -π/4, तो लिख सकते हैं z इक्वल टू √2 cos -π/4 + i sin -π/4, ये इसका हो गया पोलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट e⁻²mi⁻θ और i cot θ + 1 by i cot θ - 1 to the power m equal to 1, where m belong to integer। तो प्रूव करना है कि इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। ओके, तो e⁻²mi⁻θ को ऐसे ही रहने देंगे। और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में है i cot θ - 1, डिनोमिनेटर में है i cot θ - 1, तो इसको i cot θ + 1 by i cot θ - 1, इसको इनटू और डिवाइड करेंगे i cot θ + 1 by i cot θ + 1 से, पावर में m है, रहने देंगे। अभी हम लोग LHS लेके चल रहे हैं, LHS। तो e⁻²mi⁻θ ये, अब डिवाइड में i cot θ - 1, i cot θ + 1, a - b × a + b, a² - b², तो i² cot² θ मीन्स -cot² θ -1, और ऊपर में i cot θ + 1 का होल स्क्वायर, i cot θ + 1 का होल स्क्वायर होगा, तो इसको लिख सकते हैं -cot² θ + 1 + 2i cot θ का पावर में होल पावर में m, e⁻²mi⁻θ ये है। अच्छा, डिवाइड में अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 + cot² θ, और 1 + cot² θ होता है cosec² θ, तो cosec² θ डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा sin² θ, तो ये हो जाएगा sin² θ, और ये जो माइनस है ये यहाँ पे एडजस्ट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा cot² θ -1 - 2i cot θ होल पावर में m, ये डिवाइड में cosec² तो ऊपर आके sin² बना है, e⁻²mi⁻θ। अब इसको इंटू करेंगे तो cos² sin² कटेगा, तो यहाँ बचेगा cos² θ, और यहाँ बचेगा माइनस sin² θ, और अगर इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस cos/sin, एक साइन कटेगा, तो -2 sin θ cos θ -i 2 sin θ cos θ,
ये हो जाएगा। अब लिख सकते हैं e टू दी पावर 2mi थीटा, e टू दी पावर 2mi थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा, और माइनस cos 2 थीटा माइनस i साइन 2 थीटा टू दी पावर m, ये होगा। अच्छा, e टू दी पावर 2mi थीटा, और इसको यहाँ माइनस है ना, माइनस है मीन्स कॉस ऑफ माइनस 2 थीटा, कॉस थीटा ही होता है, अब प्लस i और साइन माइनस 2 थीटा लिख देंगे, पावर में m है, क्योंकि साइन माइनस 2 थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और कॉस माइनस 2 थीटा कॉस 2 थीटा ही रहेगा। तो अब इसको, ये चीज़ तो है e टू दी पावर 2mi थीटा, और इसको लिख सकते हैं, इसको यूलर फॉर्म से लिख सकते हैं। ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा मैंने लिखा है, ये e का पावर में चला जाता है, तो हो जाएगा e के पावर में माइनस 2 थीटा i, और m भी है, e के पावर में माइनस 2mi थीटा हो जाएगा। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो e का पावर तो एडिशन होता है, तो पावर 0 हो जाएगा, तो e का पावर 0 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1। ये हैंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था कि 1 होगा। Now question number 3. Find the real part of 1 minus I to the power minus I. Find the real part of 1 minus I to the power minus I. Okay. Z equal to 1 minus I to the power minus I. Taking log on both sides, log Z equal to माइनस आई log 1 माइनस आई, ये लिख सकते हैं, पावर तो इंटू में आ जाता है, तो माइनस आई log ऑफ जेड, लॉगरिथम ऑफ जेड बताया था ना, लॉगरिथम ऑफ जेड क्या होगा, मॉड जेड log ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये होगा log। तो इसको लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ मॉड ऑफ जेड, जेड का मॉड हो जाएगा √2 प्लस आई और आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा, ये किस क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में है ना, तो माइनस पाई बाई 4, तो माइनस यहाँ लगा देंगे, माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ से माइनस आई से इंटू करेंगे, तो माइनस आई log 2 माइनस माइनस प्लस और आई स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस पाई बाई 4, ये हो गया लॉगरिथम ऑफ जेड। तो सो जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पाई बाई 4 माइनस आई लॉगरिथम ऑफ √2, ये ई टू द पावर माइनस पाई बाई 4 इंटू ई टू द पावर माइनस आई लॉगरिथम ऑफ √2, ये हो जाएगा। अब ई टू द पावर माइनस पाई बाई 4 रहने देंगे, और इसको यूलर फॉर्म से ई टू द पावर आई थीटा को लिखेंगे ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई टू द पावर माइनस आई थीटा है, तो cos माइनस log √2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस आई साइन माइनस log √2, ये हो जाएगा। तो ये z इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस पाई बाई 4, और ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि i के साथ इमेजिनरी पार्ट। अब वी हैव टू फाइंड द रियल पार्ट, ये हो जाएगा रियल पार्ट, और cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो रियल पार्ट हो जाएगा cos ऑफ log √2। तो यहाँ लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड होगा ई टू दी पावर माइनस पाई 4 इंटू कॉस log √2, ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये इसको इससे इंटू कर देंगे तो ये बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो हम लोग को सिर्फ रियल पार्ट फाइंड करना था, ये हो जाएगा रियल पार्ट। तो इस टाइप का अगर पावर वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें लॉगरिथम यूज करेंगे।
नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। ना कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, इसमें करना क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है यहाँ ये हो जाएगा Z1, एक है Z2, और ये जो Z1 है ये Z1 का मान लेते हैं इसका Z1 का मॉडुलस है मॉड Z1 और e टू दी पावर I थीटा 1, e टू दी पावर थीटा 1 है। और जो Z2 है ना, Z2 लिखेंगे मॉड Z2 e टू दी पावर I थीटा 2, और ये दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं अल्फा है या फिर थीटा, एक ही थीटा मान लेते हैं, ये दोनों बीच का एंगल थीटा है। तो ये ओरिजिन है O। तो ये जो अच्छा हम लोग डायरेक्शन चलेंगे ना, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है जिसमें थीटा पॉजिटिव होता है। तो अभी हम लिखेंगे Z2 बाई Z1, Z2 मीन्स मॉड ऑफ Z2 इंटू e टू दी पावर I थीटा 2, और Z1 मीन्स मॉड ऑफ Z1 इंटू e टू दी पावर I थीटा 1। तो Z2 बाई Z1 ये होगा Z2 मॉड ऑफ Z2 बाई मॉड ऑफ Z1 इंटू e टू दी पावर I एंड थीटा 2 माइनस थीटा 1, और थीटा 2 माइनस थीटा 1 ही है थीटा, दोनों के बीच का एंगल। तो ये हो जाएगा Z2 बाई Z1 इंटू इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 बाई मॉड ऑफ Z1 इंटू e टू दी पावर I थीटा। ये तो इस कॉन्सेप्ट से ये जो रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से अगर हम दूसरा कोई और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो ये मान लेते हैं कि ये तो Z1 है और ये Z2 है और ये Z3 है और इसके बीच का एंगल थीटा है, और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो इससे लिख सकते हैं, इससे सबसे पहले फाइनल मतलब इसको रोटेट करके अगर यहाँ लाएंगे और ये दोनों का मॉडुलस अगर अलग अलग है, अगर इन दोनों का मॉडुलस अलग अलग है तो लिखेंगे Z3 माइनस Z1 का मॉडुलस, Z3 माइनस Z1। अच्छा ये Z3 माइनस Z1 बाई इनिशियल है Z2 माइनस Z1, जो फाइनल है वो बाई जो इनिशियल है वो। तो Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 इक्वल टू Z3 माइनस Z1 का मॉड बाई Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 का मॉड इंटू e टू दी पावर I और थीटा, जितना दोनों के बीच का एंगल है। अगर मान लिया ऐसा है कि इसी को रोटेट करके यहाँ लाएंगे, जब इसी Z2 माइनस Z1 रोटेट करके लाएंगे Z3 माइनस Z1 पर, तो दोनों का मॉडुलस सेम हो जाएगा, और जब दोनों का मॉडुलस सेम होगा तो ये दोनों 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही चीज लिख सकते हैं कि Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 इक्वल टू e टू दी पावर I थीटा, क्योंकि दोनों का मॉडुलस सेम हो जाएगा ना। दोनों मॉडुलस सेम कैसे आया, जब इसी को रोटेट करके यहाँ लाएंगे तो जितना लेंथ ये है वही लेंथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना। तो जब दोनों का लेंथ शिफ्ट हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो e टू दी पावर I थीटा बचेगा। तो ये हो गया रोटेशन का कॉन्सेप्ट से। अच्छा यहाँ पे Z2 माइनस 0 हो सकता था ना ये लेंथ, इसलिए सिर्फ Z2 लेके चले हैं, और ये लेंथ Z2 माइनस 0 का लेंथ था। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन हो गया। तो जितना दोनों के बीच का एंगल होगा वो, अगर हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेंगे जो, तो एंगल होगा वो माइनस हो जाएगा। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करते हैं तो ये होता फाइनल। अच्छा ये होता फाइनल, तो क्या लिखते हैं Z2 माइनस Z1 बाई Z3 माइनस Z1 इक्वल टू e टू दी पावर माइनस I थीटा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो थीटा हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे बस आ जाता माइनस I थीटा, e टू दी पावर माइनस I थीटा हो जाता, ये पलट जाता। तो एक ही बात हो जाता, दोनों सवाल पर तो यही वापस आ जाता। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, अगर इसको I से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये Z है तो IZ कहाँ पे होगा, अगर ये Z है तो IZ कहाँ पे होगा, अगर ये Z है IZ मतलब I से मल्टीप्लाई कब करेंगे। अच्छा I कैसे आएगा, जब यहाँ थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 होगा। मीन्स ये चीज लिख सकते हैं कि e टू दी पावर I पाई बाई 2 होगा, e टू दी पावर I पाई बाई 2 होगा। तो इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस I साइन पाई बाई 2, ये 0 प्लस I
तो ये आई हो जाएगा ना। आई कैसे आया, जब e टू दी पावर आई पाई बाई 2 होगा, मतलब है कि उसी जेड को रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री से। तो जेड अगर ये है तो आई जेड होगा उस पर परपेंडिकुलर। तो अगर इसको आई जेड करते हैं तो हम मुझे ये मिलेगा आई जेड, इस पर परपेंडिकुलर लाइन, इस पर परपेंडिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, और दोनों का मॉडुलस सेम हो जाएगा, क्योंकि बस आई जेड कर रहे हैं ना, उसी जेड को आई से आई इंटू करना, मतलब पाई बाई 2 से रोटेट करना, उसी जेड को पाई बाई 2 से रोटेट कर रहे हैं, तो ये बन जा रहा है आई जेड। तो जब भी कभी जेड लिखा रहेगा और उसको आई जेड करना है तो वो आई जेड करने से वो पाई बाई 2 एंगल से रोटेट हो जाता है, बस यही दोनों में फर्क है। Question: if area of triangle whose sides are represented by z iz, z iz and z plus iz is 200 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब ऐसा ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ है z आई जेड और z प्लस आई जेड, इसका एरिया है 200 स्क्वायर यूनिट्स। देन फाइंड, तो फाइंड करना है मॉड z इक्वल टू कितना होगा, मॉड z इक्वल टू कितना होगा ये फाइंड करना। ओके, तो एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका साइड किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक तो z से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसका आई जेड से, और z प्लस आई जेड से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं कि ये z है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है। तो आई जेड किधर होगा, आई जेड मतलब इसी जेड को पाई बाई 2 से रोटेट करेंगे तब आई जेड मिलेगा, इसका मतलब आई जेड इधर होगा, जो जेड पर परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर। तो ये है, ये हो जाएगा आई जेड, और दोनों का मॉडुलस सेम होगा, क्योंकि इसी जेड को पाई बाई 2 एंगल से रोटेट करेंगे तब नहीं आएगा, तो दोनों का मॉडुलस सेम हो जाएगा। अच्छा, अब आई जेड प्लस आई जेड कहाँ होगा, तो जैसे हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं ना, अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है तो ए प्लस वेक्टर क्या होता है, ये ए प्लस वेक्टर होता है कि ये दोनों से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका डायगोनली उसका रिजल्टेंट होता है ए प्लस बी। तो ये दोनों का अगर प्लस करेंगे z प्लस आई जेड, तो ये दोनों से जो पैरेललोग्राम बनेगा, ये दोनों से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका डायगोनल होगा, तो उसका डायगोनल ये है, ये तो ये वेक्टर हो जाएगा, ये मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा z प्लस आई जेड। अगर ये z है, ये आई जेड है, तो z प्लस आई जेड होगा, उससे जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका डायगोनल के लंब हो जाएगा z प्लस आई जेड। अब ये तीनों साइड लेंथ अगर है, ये तीनों साइड लेंथ है, इससे ट्रायंगल बनाना है, तो ये ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा इसका, ये z को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये z को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा। तो अब ये जो डायगोनल है एक्चुअली में ये तो परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये z एक साइड है, ये z एक साइड है, तो तीसरा साइड कौन सा हो जाएगा, या तो ये डायगोनल या तो ये डायगोनल या तो ये डायगोनल। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये अगर a है, ये अगर b है, ये अगर c है और ये o है, तो एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी ट्रायंगल, इसका एरिया इक्वल होगा, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में एक्चुअली ये पैरेललोग्राम तो बन ही रहा है और रेक्टेंगल भी बन गया है ये, और दोनों साइड इक्वल तो स्क्वायर बन गया है, तो स्क्वायर है, राइट एंगल है, तो इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका होगा, क्योंकि डायगोनल क्या करता है कि स्क्वायर को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया 200 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, कि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एरिया दिया हो 200 स्क्वायर मीटर, और वो ट्रायंगल किससे बन रहा है, ये तीनों से बन रहा है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो लिख सकते हैं ना एरिया, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस मतलब मॉड जेड, और हाइट मतलब मॉड ऑफ आई जेड,
मॉड ऑफ आई जेड इक्वल टू 200 स्क्वायर यूनिट। तो आई जेड का जितना मॉडुलस होगा उतना ही मॉडुलस जेड का होगा। यहाँ लिख सकते हैं ना हाफ ऑफ मॉडुलस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 200। तो मॉडुलस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 400। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना मॉडुलस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 400। तो यहाँ से मॉडुलस जेड मिल जाएगा, मॉडुलस जेड मिल जाएगा 20। तो मॉडुलस जेड ही फाइंड करना था कि जब इसका एरिया 200 स्क्वायर यूनिट्स है तो मॉडुलस जेड हो जाएगा 20। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू ज्योमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू ज्योमेट्री हम लोग करते हैं, ये फाइंड करते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर ये Z1 है और ये Z2 है, बीच में कोई Z है जो Z1 Z2 को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो Z1 Z2 को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो Z फाइंड करना है Z1 Z2 के टर्म में, Z फाइंड करना है Z1 Z2 के टर्म में। ओके, तो यहाँ लिखेंगे Z2 माइनस Z बाई Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z बाई Z माइनस Z1 कॉन्सेप्ट रोटेशन से लिख सकते हैं ना। और Z2 माइनस Z का मॉड बाई Z माइनस Z1 का मॉड इनटू, और ये दोनों के बीच का एंगल, तो ये दोनों Z2 माइनस Z ये फाइनल है, ये फाइनल है, आंसर कितना है Z माइनस Z1। तो दोनों का एंगल तो 0 डिग्री है ना, तो e टू दी पावर i 0। अच्छा, ये दोनों का मॉड Z2 माइनस Z है 1 और Z माइनस Z1 है k, 1 बाई k, i टू दी पावर i 0 मतलब cos 0 प्लस i sin 0, sin 0 cos 0 1, तो बस 1 बाई k हो जाएगा Z2 माइनस Z बाई Z माइनस Z1। अब k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k Z2 माइनस k Z इक्वल टू Z माइनस Z1। अब फाइंड करना है लोग, क्या करना है Z फाइंड करना है, तो ये उधर जाएगा और k Z2 प्लस Z1 इक्वल टू k प्लस 1 ऑफ Z। तो Z मिल जाएगा k Z2 प्लस Z1 बाई k प्लस 1 ये। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला होता है कि अगर m इस टू n में डिवाइड करता है तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n, तो यहाँ k इंटू Z2 प्लस 1 इंटू Z1 बाई k प्लस 1, ये तो k इंटू Z2 प्लस 1 इंटू Z1 बाई k प्लस 1, ये इसका सेक्शन फार्मूला। उस टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई Z फाइंड करना है जो Z1 और Z2 को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो Z क्या होगा, Z होगा 2 इंटू Z2 प्लस 3 इंटू Z1 बाई 2 प्लस 3। ये हो गया सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से अगर कोई Z किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करे किसी रेशियो में, तो उस Z को फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फार्मूला से। तो ये हो गया सेक्शन फार्मूला।